हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को वीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है और किसी चालक से कितना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का उत्सर्जन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। देखिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह चालक पदार्थ गर्म हो जाता है। इसे ही बच्चों हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो गर्म हो जाता है। आप लोग देखते होंगे बच्चों कि पंखा यदि रेगुलर चल रहा हो, 1-2 घंटा पंखा को आप चलाइएगा, उसके बाद पंखा को आप जब टच कीजिएगा तो आप पाइएगा कि पंखा गर्म हो गया है। उसी तरह से आप मोबाइल को भी रेगुलर चलाओ। जैसे ही मोबाइल को आप रेगुलर चलाओगे फिर देखोगे कि आपका मोबाइल भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि विद्युत धारा ना, इसको हम इसी चीज को लिख सकते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा जो है वो उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। तो कोई आपसे पूछे बच्चों कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, तो बोलेगा कि जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह चालक पदार्थ गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है ना। जो करेंट एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो करेंट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, इसीलिए हमारा गर्म हो जाता है। इसका मतलब पंखा उंखा चल रहा है, टीवी भी चल रहा है और आपका मोबाइल चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा लगातार उष्मा ऊर्जा में बदलता है। यही कारण है कि हमारा जितने भी इलेक्ट्रिकल जो उपकरण है लगातार चलते रहते हैं तो गर्म हो जाता है। चलिए इसके अंदर की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई चालक पदार्थ रेगुलर गर्म हो जाता है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास कोई चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ में ना बहुत सारे ध्यानावेश होते हैं। ठीक, और बच्चों बहुत सारे चालक पदार्थ की परिभाषा देख लीजिएगा, हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं सब पीछे। ठीक है ना। जब भी वीडियो देखना है तो रेगुलर देखिए। और बच्चों इसमें ना बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे, सभी अलग अलग दिशाओं में। जो हम ब्लू रंग से दिखा रहे हैं, ब्लू मार्कर से, वो सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से सभी अलग अलग दिशाओं में होते हैं। ठीक, बहुत सारे ध्यानावेश होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋणावेश होते हैं। जैसे ही बच्चों हम चालक पदार्थ को बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका वोल्टेज V है, यानी चालक के दोनों के बीच हम विभवांतर स्थापित करते हैं, विभवांतर देते हैं, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होकर गतिमान हो जाते हैं, सब एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। यस, प्रीवियस लेक्चर देख कर आए, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना। वहां पर चालक क्या परिभाषा बताते समय हमने बात करा है। तो ये सब जो फ्री तो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है,
ये सब क्या करते हैं, गतिमान हो जाते हैं एक ही दिशा में। और बच्चों जब ये आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो धन आवेश से टकरा जाते हैं। अब देखिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम आपको शो करके दिखाते हैं। ए जैसे ये आगे बढ़ने लगते हैं, अभी धन आवेश से टकरा गए, तो इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ने ही वाला था कि ये धन आवेश से टकरा गया। अब जैसे ही धन आवेश से टकरा जाता तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही धन आवेश से टकरा जाता है वैसे इसका स्पीड कम जाता है। फिर उसके बाद ये स्पीड धीरे 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 फिर से बढ़ाता है। उसके बाद जैसे ही इसका स्पीड बढ़ने लगता है फिर से धन आवेश से टकरा जाता है। यानी धन आवेश क्या करता है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में विरोध का काम करता है, विरोध रोकने का काम करता है। फिर यहाँ से स्पीड अपना इलेक्ट्रॉन बढ़ाया बढ़ाया, फिर से जाके धन आवेश से टकराया, फिर से उसका स्पीड 0 हो जाता है। फिर से यहाँ से धीरे धीरे बढ़ा 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 बढ़ा, फिर धन आवेश से टकराया, फिर स्पीड 0। इस तरह से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन करीब करीब चालक के अंदर कुछ ऐसे चलता है, ब्राउनी गति इसको कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा क्यों चलता है, ऐसा इसलिए चलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ही गति मिलता है वो गति बढ़ाता है, बढ़ाना शुरू करता है कि बीच में एक धन आवेश आ जाता है, उससे टकरा जाता है, उसका स्पीड 0। फिर यहाँ से धीरे 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 बढ़ना शुरू किया, फिर एक धन आवेश आ गया, उससे टकराया, फिर से स्पीड शुरू। समझ रहे हो। तो चूंकि चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, असंख्य मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, और सभी के साथ यही हाल होता है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने का प्रयास किया, स्पीड इसका बढ़ा, उसके बाद धन आवेश से टकराया, फिर स्पीड 0, फिर धीरे 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 बढ़ना शुरू किया, फिर धन आवेश से टकराया, स्पीड 0, फिर यहाँ से टकराने के बाद फिर धीरे 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 बढ़ा, फिर टकरा गया, फिर स्पीड 0। तो चालक के अंदर लगभग सभी इलेक्ट्रॉनों का यही हाल होता है, मतलब वो बार 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 धन आवेश से टकराते रहते हैं। यही कारण है कि चालक पदार्थ गर्म हो जाता है। तो चालक पदार्थ के गर्म होने का क्या कारण है कि चालक के अंदर जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही चालक को हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ने लगते हैं, त्वरित होने लगते हैं, तो बीच में धनायन मिलते हैं। वो धनायन क्या करते हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनायन से टकरा जाते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, धनायन से टकराया, स्पीड 0, फिर से धीरे 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 स्पीड बढ़ाया, फिर से टकराया, फिर से 0, फिर से आगे बढ़ा, फिर मतलब इतना धनायन बच्चों कि धभी धनायन से टकराकर उसका स्पीड 0 होता है, त्वरित होने लगता है, स्पीड बढ़ना शुरू करता है कि फिर से टकरा जाता है। और लगभग सभी कंडक्टर के अंदर यही हाल होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों का बहुत 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 बार बारंबार टक्कर होता है, और इसी टक्कर के कारण ये चालक पदार्थ का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। बात समझे। अब हम जानना चाहते हैं कि बताइए इसके अंदर कितना विद्युत ऊर्जा, कितना उष्मा ऊर्जा, मतलब तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को आप देख सकते हैं एक छोर से यहाँ जाने में जितना कार्य करना पड़ा होगा। सर कैसे कार्य करना पड़ा होगा, देखो बीच में जैसे ही इसका स्पीड बढ़ा, धन आवेश से टकराया, फिर स्पीड 0, फिर आगे धन आवेश से टकराया, फिर 0, फिर बढ़ा, फिर स्पीड बढ़ा। मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बीच में आने वाले धन आवेश को साइड करता है, जाता है, धन आवेश से टकरा गया, फिर रुक गया, फिर से धीरे 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 आगे बढ़ता है, फिर टकराया, फिर रुक गया। ठीक है ना। तो आपको अगर निकालना है कि कितना उष्मा ऊर्जा यानी कितना विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलेगा, मतलब यहाँ उष्मा ऊर्जा का यानी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का परिणाम निकालो कि कितना बदल रहा है विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में। तो आपको कार्य निकालना होगा कि यहाँ से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्टर के, यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना कार्य करना पड़ रहा है। बच्चों जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अर्थात आपको कार्य निकालना पड़ेगा कि कितना कार्य करना पड़ा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने में। ठीक, चलिए लेके कौन जा रहा है, विभवांतर लेके जा रहा है। तो विभवांतर जो है आप लोग जानते भी है कि आवेश का प्रभाव उच्च विभव से नहीं होगा। अब देखिए ये पहला समान है और ये माइनस है, तो ये धनावेशित हो गया, ऋणावेशित, यानी ये उच्च विभव हो गया, नहीं विभव। तो आवेश उच्च विभव से नहीं विभव की तरफ त्वरित होने लगता है। अब बीच में धनावेश है उसको रोकने का प्रयास करता है, इस कारण ये गर्म हो जाता है। बात समझ रहे हो। तो कितना गर्म होगा, तो जितना टकराएगा उतना ज्यादा गर्म होगा। अगर आपको निकालना है कि कितना उष्मा ऊर्जा होगा तो आप यहाँ ये निकालो कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में कितना कार्य करना पड़ा। यस, चलिए तो कार्य निकालना है। तो बच्चों हम लोग कार्य निकाल लेते हैं। देखिए मिटा देते हैं, परिभाषा था विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक,
किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का परिणाम, कि कोई चालक है उसमें कितना ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा, उसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, बताइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि एक चालक पदार्थ ले रहे हैं। इस चालक पदार्थ को एक बैटरी से जोड़ दिए। जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे इसमें जितना भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक दिशा में प्रवाहित होने लगेगा, और यहाँ से यहाँ जाने में बहुत सारे कर्नल यानी पॉजिटिव आयन से धन आयन से टकराएगा, जिस कारण यहाँ से यहाँ जाने में उसको कार्य करना पड़ेगा, और जितना कार्य करना पड़ेगा ना वही हमारा ऊष्मीय ऊर्जा का परिणाम होगा। ठीक है, चलो तो इसका वोल्टेज V है, V भी इसमें वोल्टेज विभवांतर स्थापित हो गया। ठीक, चलो इससे करंट मान लेते हैं कि आ ही गया, और ये हमारा चालक पदार्थ है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धनावेश है, 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 इस तरह से, और यही सब टकराते हैं आपस में। ठीक है, तो बच्चों हमको निकालना है कि ऊष्मा ऊर्जा का परिणाम बताओ कि ऊष्मा ऊर्जा कितना होगा। तो आपको ये निकालना है, समझो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, चलिए आइए, तो बच्चों सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा से, मान लेते हैं कि इसे करंट आई जा रहा है, इसका विभवांतर V है, और इसमें आवेश का प्रवाह हुआ है वो Q हुआ, और कितने समय के लिए हुआ है, T समय के लिए हुआ। ठीक है ना, आवेश का प्रवाह हो रहा है, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो कहीं जाता नहीं, इलेक्ट्रॉन ही तो जाता है, तो आवेश का प्रवाह हुआ इस तरह से। ठीक है ना, Q आवेश का प्रवाह हुआ T समय में, यहाँ से विद्युत धारा गया I, और विभवांतर V है, जिस कारण ये जो हमारा कंडक्टर है, चालक है, उसके सिरों के बीच विभवांतर V स्थापित हुआ है। चलिए, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है कि I बराबर Q बटा T है। अब बच्चों हम ये निकाल रहे हैं कि इस चालक से कितना आवेश का प्रवाह हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से बच्चों आवेश निकाल देंगे तो Q बराबर I इंटू T हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक, अब विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि विभव V बराबर होता है W बटा Q। मतलब इस विभवांतर के कारण जैसे ही हमने बैटरी में विभवांतर V स्थापित किया, तो जितना भी आवेश Q है, Q आवेश को यहाँ से यहाँ जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, ये यहाँ से कार्य निकाल सकते हो। तो कार्य बराबर बच्चों V गुना Q, मतलब इस बैटरी का जो वोल्टेज V है, उस वोल्टेज को यहाँ से जितना आवेश यहाँ ट्रांसफर गया, तो हमने माना है कि Q आवेश ट्रांसफर हुआ है, तो इस वोल्टेज को Q आवेश के साथ गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को आवेश जाने में कितना कार्य करना पड़ा है। अर्थात V बराबर W बटा Q, विभव विभवांतर की परिभाषा देख लें, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से W बराबर V इंटू Q, मतलब इसके बीच स्थापित विभवांतर, तो कितना विभवांतर है V, साथ में यहाँ से यहाँ आवेश का ट्रांसफर कितना हुआ Q, तो W V Q। ठीक है बच्चों, यहां से बड़े Q सब मान लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां से Q देखो तो समीकरण 1 से W बराबर हमारा हो जाएगा V, और Q का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं I इंटू T। बच्चों ये जो कार्य है, ये क्या है, कार्य, कौन सा कार्य, मतलब Q आवेश को यहाँ से यहाँ जाने में कितना कार्य करना पड़ा है, किस कारण से, V विभवांतर स्थापित करने से। ठीक, चलिए, तो ये जो कार्य है ना, यही कार्य हमारा ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, मतलब इसी कार्य को हम लिख सकते हैं क्या, ऊर्जा, क्योंकि हम यही कार्य निकालना था। चलिए अब इस सेटअप को मिटा देते हैं। चलो, तो यहां से बच्चों हमारा W बराबर, सबसे पहले तो आपको पूरा वीडियो शुरू से देख कर आओ, तभी ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो W बराबर, W अपना लिखेंगे U लिखेंगे, U मतलब ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि जितना कार्य वही ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो हो गया VIT। अब बच्चों ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर I इंटू R होता है, तो यहाँ से U बराबर V के जगह बच्चों हम लिख सकते हैं I इंटू R,
और यहाँ पर हो गया आई इंटू टी। अब यहाँ से यू बराबर आई गुना आई यानी आई का स्क्वायर एंड आर एंड टी। यही ऊर्जा बच्चों, इतना ही आपको उसमें ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। तो किसी भी चालक से यदि धारा आई प्रवाहित हो रहा है और चालक का प्रतिरोध आर है और उसमें धारा टी समय के लिए प्रवाहित हुआ है, तो चालक के अंदर इतना उसमें ऊर्जा होगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक, चलिए सबको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लियो, आगे देखो। अब बच्चों यहां से उसमें ऊर्जा जो है वो समानुपाती होता है किसके, आई स्क्वायर के। इक्वेशन में भी देख सकते हो, ऊपर रहता है उस समानुपाती होता है, जो नीचे रहता है हर में रहता है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ हर में तो कोई है नहीं, सब अंश में ही है। तो यहाँ जो बच्चों यू यानी उसमें ऊर्जा आई स्क्वायर के समानुपाती होता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, कब, जब आपको दो चीज आर और टी यानी प्रतिरोध एंड टी यानी समय नियत हो। जब आर एंड टी यानी प्रतिरोध और समय नहीं बदलेगा तो उसमें ऊर्जा जो होगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। इन तीनों में से एक को समानुपाती लिखेंगे, दो कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह से उसमें ऊर्जा जो है वो समानुपाती होता है प्रतिरोध के। लेकिन बच्चों कब, जब इस बार धारा और टी यानी धारा आई एंड समय टी आचार होना चाहिए, आचार नियत होना चाहिए, नहीं बदलेगा तब। इसी तरह से हमारा जो उसमें ऊर्जा है वो समानुपाती होता है टी के समय के। लेकिन बच्चों कब, जब इस बार टी है ना समानुपाती इसके, आई एंड आर नियत होगा तब। बच्चों इसको समीकरण 1 कह दे, इसको समीकरण 2 कह दे, इसको समीकरण 3। तो इन तीनों समीकरण को जूल का नियम कहा जाता है, जूल का ऊष्मीय नियम। तो आपसे पूछे कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या है, तो बोलेंगे कि हमारा ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो आई स्क्वायर यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। लेकिन क्या, अगर प्रतिरोध और समय में कोई बदलाव ना होता। उसी तरह से ऊष्मीय ऊर्जा जो है प्रतिरोध के समानुपाती होगा, लेकिन क्या आई और टी नियत होगा था। इसी तरह से ऊष्मीय ऊर्जा हमारा समय के समानुपाती होता है, लेकिन आई और आर अगर नियत हो तब। तो बच्चों इस तरह से हमने किसी चालक में कितना ऊष्मा ऊर्जा का आपको परिणाम होता है हमने निकाला कि यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। आप चाहे तो इस इक्वेशन को बच्चों और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि भी बराबर आई आर ओम के नियम से। अब यहाँ से बच्चों हम आई निकाल दें तो कितना हो जाएगा, भी बटा आर हो जाएगा। आप इसमें रख सकते हो कि आई के जगह भी बटा आर इसका स्क्वायर एंड आर एन टी, पर भी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर एंड आर एन टी, एक से एक कैंसल। तो हमारे पास यू बराबर आ गया भी स्क्वायर बटा में आर एन टी। ठीक है, यानी उसमें ऊर्जा बच्चों किसी चालक के वोल्टेज भी हो और उसका प्रतिरोध आर हो और उसमें टी समय के लिए विद्युत धारा का प्रवाह हुआ हो, तो उसमें ये ऊर्जा जो होगा भी स्क्वायर आर बटा टी होगा। ठीक बच्चों, इस लेक्चर को देखने के लिए आप शुरू से सभी लेक्चर के देख लो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस लेक्चर में हमने इस सूत्र को आई स्क्वायर आर टी निकालने के लिए कुछ किया नहीं। सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा लगा दी, कर देते हैं एक बार जल्दी लगा। ठीक है ना, देखो बिना चित्र के माध्यम से भी आप बना सकते हो इसको। ठीक है, देखो कैसे आया। हमको निकालना है बच्चों कार्य, क्योंकि जितना कार्य करेंगे यानी जितना कार्य हमारा आवेश करेगा एक छोर से दूसरे छोर जाने में, वही कार्य हमारा उस ऊर्जा के रूप में रहेगा। तो बच्चों हम जानते हैं विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा। तो विद्युत धारा की परिभाषा से हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी होता है। यहाँ से क्यू निकालो तो आई इंटू टी हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा विभव की परिभाषा, विभव बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू। यहाँ से डब्ल्यू ने कार्य निकाल लो तो वी इंटू क्यू, और यही कार्य हमारा ऊर्जा है तो इसी को हम ऊर्जा लिख लिए वी एंड क्यू। क्यू का मान आप निकाल चुके हो आई इंटू टी। और बच्चों यहाँ वी बराबर क्या होता है ओम के नियम से, आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पर आई इंटू टी
और बच्चों यहाँ ई बराबर आई गुना आई बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब इसी से तीनों इक्वेशन निकला। तो क्या किए, ये धारा के परिभाषा से और ये विभव के परिभाषा से, बस। और ये बच्चों भी बराबर आई और यहाँ ओम के नियम से। चलिए, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।